हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण अंतर को देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो 3 मार्च का आपका पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो अब 3 नंबर में पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर में 2 क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रमुख अंतर के 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जाते हैं। आप जाइए अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठाकर देख लीजिए, हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज की ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग देख लीजिए कि आपके बुक में प्रमुख अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाता है। देखिए कि पराग कोष तथा बीजांड में अंतर लिखिए। पराग कोष तथा बीजांड में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे वो ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पराग कोष तथा बीजांड में अंतर लिखिए। तो देखिए, आपको एक तरफ पराग कोष डालना है, एक तरफ बीजांड डालना है। अब इसमें क्या अंतर होता है थोड़ा देखिए कि पराग कोष में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कोष में पराग कणों का निर्माण होता है, जबकि बीजांड अंडाशय का एक भाग होता है। बीजांड अंडाशय का भाग होता है। और नेक्स्ट देखिए कि पराग कोष में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, जबकि बीजांड में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। किसमें? गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। इस पराग कोष को लघु बीजाणु तथा बीजांड को गुरु बीजाणु भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में अंतर लिखिए, या फिर पराग कोष या बीजांड में अंतर लिखिए। तो सेम क्वेश्चन है, आपको आंसर यही लिखना है। तो तीसरा देखिए कि पराग कोष पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है, जबकि बीजांड में मादा अंग भ्रूणकोष पाया जाता है। बीजांड में मादा जननांग मादा भ्रूण कोष पाया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट आप करते चलिए, तैयार करते चलिए, और इसको आपको छोड़कर बोर्ड एग्जाम देने नहीं जाना है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके प्रीवियस ईयर हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेकर आ रहा हूं। आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आप पढ़कर चले जाएंगे। आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ 70 का पूछा जाता है तो 70 पूरा नंबर लेकर आएंगे, 65+ नंबर आप लेकर आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है कि परागण और निषेचन में अंतर लिखिए। यह भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर से पूछा जाता है। तो है, अब देखिए परागण क्या होता है और निषेचन क्या होता है। तो यह पराग कणों का वर्तिताग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है। पराग कणों का वर्तिताग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तथा निषेचन है, यह नर तथा मादा युग्मकों की संलयन की प्रक्रिया है। तो नर युग्मक एंड मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो समझते चलिए, एक एक तैयार करते चलिए। नेक्स्ट है कि यह एक बाह्य क्रिया है। क्या है? परागण जो है यह एक बाह्य क्रिया है और निषेचन जो है यह एक आंतरिक क्रिया है। यह निषेचन ह्यूमन में कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो नेक्स्ट है कि इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। परागण में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। और फर्टिलाइजेशन जो निषेचन है इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तब क्या बनाते हैं? जाइगोट, जिसको कहते हैं युग्मनज। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आपके जो भी फ्रेंड हैं उनके पास सेक्शन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग देखिए कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है। तो यह अगुणित होता है, जो भ्रूणकोश होता है यह अगुणित होता है और जो भ्रूणपोष होता है यह त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है और ये अगुणित होता है। और इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। जो भ्रूणकोश है इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, जबकि भ्रूणपोष का इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। किससे? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। और नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है और यह भ्रूण के पोषण में सहायक है। जो भ्रूण पोष है वो भ्रूण के पोषण में सहायक है और भ्रूण कोश है ये भ्रूण के विकास में सहायक है। तो आप ये टॉपिक लिखिए। इतना इजी वर्ड में आपको कोई नहीं बताएगा। आप जाकर क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए, बड़े बड़े दिए हुए हैं आपको टॉपिक, इससे बड़े बड़े लाइन के आपको दिए हुए हैं। मैं इजी वर्ड में आपके लिए लेकर आया हुआ हूं, इससे इजी आपको कोई नहीं बताएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। तब आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए कि यह एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है। क्या? जो स्वपरागण है वो एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है, जबकि परपरागण है एक ही जात के दो पुष्पों के बीच होता है। एक ही जात के दो पुष्पों के बीच होता है। और नेक्स्ट लिखेंगे कि इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वपरागण है इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। परपरागण में परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं। किसमें? स्वपरागण में जो पुष्प होते हैं वो प्रायः द्विलिंगी होते हैं, जबकि परपरागण में इसमें पुष्प प्रायः एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। परपरागण में एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप क्या लिखेंगे? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर, आप ऐसे डालेंगे और लिखेंगे कि यह प्रक्रिया वृषण में होती है। जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है यह वृषण में होती है, जबकि अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है यह किसमें होती है? अंडाशय में होती है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है और इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है। किसमें? शुक्राणु जनन में वृद्धि अवस्था छोटी होती है और अंडाणु जनन देखिए इसमें वृद्धि अवस्था बहुत लंबी होती है। वृद्धि अवस्था इसमें लंबी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलिए। इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जनन में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु जनन में इसमें प्राथमिक आयसाइट से 1 अंडाणु बनता है। जो प्राथमिक आयसाइट होता है उससे 1 अंडाणु बनता है। तो आई होप कि हर एक क्वेश्चन
के हर एक डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए है यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो इसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए टेढ़ा, ये कुछ चैन जैसा होता है, जबकि आरएनए का जो है ये सीधा एक ही ये होता है, ये द्विकुंडलित नहीं होता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। और डीएनए में तो आप लोग जानते ही होंगे कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। और नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट कि इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है। किसमें? डीएनए में थायमीन क्षार पाया जाता है और आरएनए में थायमीन के जगह पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है। बस आपको इतना पॉइंट ही लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला पॉइंट आपका शायद छिप गया था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि इनमें थायमीन क्षार पाया जाता है, इसमें आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। तो फटाफट सेक्शन को शेयर करिए और स्क्रीनशॉट करते रहिए, मैं सेक्शन को आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर लिखिए। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर क्या होता है। तो ये लक्षण जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं। जो वंशागत लक्षण होते हैं ये जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, जबकि उपार्जित लक्षण है ये लक्षण जलवायु में परिवर्तन के कारण होते हैं। उपार्जित जो लक्षण है ये जलवायु में परिवर्तन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि ये वंशागत होते हैं। जो वंशागत लक्षण है ये वंशागत होते हैं, और जो उपार्जित लक्षण है ये वंशागत नहीं होते हैं। और वंशागत लक्षण ये जीव के जनन द्रव्य में प्रभावित होते हैं, जनन द्रव्य में प्रभावित होते हैं, और ये जीव के देह द्रव्य में प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप इसमें लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर देखिए कि यह प्रक्रिया जन्म से ही प्राप्त होती है। जो सहज प्रतिरक्षा है यह प्रक्रिया जन्म से ही प्राप्त होती है, और उपार्जित प्रतिरक्षा है यह प्रक्रिया जन्म के बाद प्राप्त होती है। यह जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी जो है, प्रतिरक्षा तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर का मतलब कि बाह्य कारकों से जो सुरक्षा करता है उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। सभी ह्यूमन में अलग अलग प्रतिरक्षा तंत्र होता है। किसी का प्रतिरक्षा तंत्र, मान लीजिए दो बच्चे हैं एक साथ भीगते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है कोई नहीं, तो ये अपना अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है। यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है सहज प्रतिरक्षा, यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा है उपार्जित, इसको अर्जित की जाती है और यह जन्म से ही मिलती है। और ये स्मृत कोशिकाएं नहीं बनाती हैं, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये स्मृत कोशिकाएं बनाती हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से। ये पूछा जाता है कि उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो उत्पादक हैं ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन
स्वयं बना लेते हैं, जबकि जो उपभोक्ता हैं ये भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? ये अन्य जीव पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। और जो उत्पादक हैं ये स्वपोषी जीव होते हैं, उपभोक्ता हैं ये परपोषी जीव होते हैं। अब जैसे स्वपोषी उत्पादक जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, अब ये उपभोक्ता में जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए। तो देखिए वही आगे आपको क्या लिखना है कि इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल हैं। इसमें हरे पेड़ पौधे जीवाणु आ जाते हैं और इसके अंतर्गत प्राणी, पशु, पक्षी, अब घटक आदि शामिल है। प्राणी में हम भी ह्यूमन भी आ गए, हम भी एक उपभोक्ता ही हैं, हम भी भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जीव जंतु भी हैं, वो भी भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं। अब भाई हम पेड़ पौधों का साग सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? हवा पीकर थोड़ी ना जिएंगे, तो हम भी एक उपभोक्ता ही हैं। तो स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है, देखिए थोड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, और जो खाद्य जाल है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक नहीं होता है। और कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है। जो खाद्य श्रृंखला है इसमें यदि कोई कड़ी टूट गई तो श्रृंखला नष्ट हो जाती है, और जबकि खाद्य जो जाल है कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट नहीं होती है। और है कि ऊर्जा प्रवाह की गणना सरल है। जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की गणना सरल है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह की गणना जटिल है। तो स्क्रीनशॉट कर लिए। तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन के हर एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर किसी भी टॉपिक से आपको डाउट है या किसी भी सब्जेक्ट पर आपको क्लास चाहिए, फिर भी आप कमेंट सेक्शन है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग इसकी तैयारी इसको तैयार कर लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ये क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी की तैयारी इस समय मैं करा रहा हूं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर वाले का एक सेक्शन आ चुका है, नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है। तो डोंट वरी, मैं जो लेकर आ रहा हूं उसको आप तैयार करिए। इससे ही आपको 3 मार्च में हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर देकर आएंगे फिर पेपर मिलाकर मेरे पास सेंड करना और कहना सर ये क्वेश्चन जो आपने बताया फंसा या नहीं फंसा, बाद में देखेंगे। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।